हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। मैं महेश कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम 2022-23 का टेस्ट सीरीज नंबर 16 है, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान यानी कि जीके और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, ये सारे टेस्ट सीरीज हमारे आपके यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम के सिलेबस के रिकॉर्डिंग बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः टेस्ट सीरीज का रिवीजन करें, ताकि होने वाली यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 16 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, जो कि एक कोड का क्वेश्चन है। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस दोस्तों आप लोगों को कोड के माध्यम से, असत्य कथन का चयन करने के माध्यम से, वह विकल्पों के माध्यम से बार बार पूछे जाते हैं। तो इस तरह से देखें दोस्तों, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोटों के माध्यम से सही उत्तर दीजिए या सही उत्तर का चयन कीजिए। एक नंबर है सोमनाथ मंदिर, जिसके सामने असम दिया गया है। 2 नंबर है कामाख्या मंदिर, जिसके सामने तमिलनाडु दिया गया है। 3 नंबर है रामनाथ स्वामी मंदिर, जिसके सामने गुजरात दिया गया है। और 4 नंबर है महाबोधि मंदिर, जिसके सामने बिहार दिया गया है। नीचे हमारे कोड के अनुसार विकल्प हैं। दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूँ, ऐसे क्वेश्चंस केवल देखने में बड़े होते हैं, लेकिन बहुत ही ईजी होते हैं। थोड़ा सा आप एलिमिनेशन पद्धति को अपनाएं और कोड निकालने की कोशिश करें दोस्तों, तो काफ़ी कम समय में ईजी तरह से आप अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक नंबर सोमनाथ मंदिर। तो सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, यानी ये का हमारा क्या होगा? सी। अब हम लोग तुरंत विकल्प में चलेंगे, तो ये का सी किस में आ रहा है? बी में भी आ रहा है और सी में भी आ रहा है, यानी कि ये और डी हमारे हट गए। अब इस तरह से दोस्तों केवल एक कोट निकालने से, जहाँ 4 विकल्प थे, यानी कि हमारे क्वेश्चंस के आंसर सही होने की संभावना 25% थी, वहाँ 2 विकल्प हटने के कारण अब 50% हो गई है। आगे देखेंगे, कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर दोस्तों किस राज्य में स्थित है? असम में, यानी 2 का हमारा क्या होगा? ये होगा। तो अब लोग थोड़ा सा हम लोग दोस्तों फिर आंसर पर देखेंगे। ये का हमारा दोस्तों सी आना चाहिए, और दोस्तों 2 का हमारा बी आना चाहिए, 2 का हमारा ए आना चाहिए, 1 का हमारा सी आना चाहिए, और 2 का हमारा ए आना चाहिए। तो सी और ए, तो सी ये हमारा आ रहा है दोस्तों विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी हमारा आंसर मिल चुका है दोस्तों, केवल 2 कोड मिलाने से सी और ए आ रहा है, यानी सोमनाथ मंदिर गुजरात और कामाख्या मंदिर असम। उसके बाद क्या है दोस्तों? रामनाथ स्वामी मंदिर। रामनाथ स्वामी मंदिर बार बार पूछा गया दोस्तों, किस राज्य में है? तमिलनाडु में, यानी सी 3 का हमारा क्या होगा? बी होगा। अब 3 का बी भी यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों। उसके बाद महाबोधि मंदिर लास्ट बचा है दोस्तों, तो महाबोधि मंदिर हमारा बिहार हो जाएगा, यानी 4 का डी हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों सी ए बी डी हमारा विकल्प नंबर सी यहाँ पे निश्चित आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, किस पारतंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सही मार्ग होता है? दोस्तों, फूड चैन, आप लोग फूड प्रोसेसिंग, खास श्रृंखला, ऐसी चीज़ें पढ़ती चलाएं। दोस्तों, ये ज्योग्राफी में आप लोग पढ़े होंगे, पर्यावरण में भी पढ़े होंगे। इस तरह से दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। आप इसे थोड़ा सा दोस्तों अगर फैक्चुअल समझ लें, इसका थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट भी समझ लें, तो इससे क्वेश्चन दोस्तों कितने भी घुमा के पूछे जाएँ, आप लोग उनके निश्चित ही आंसर कर लेंगे। बिल्कुल कॉमन सेंस पर आधारित क्वेश्चन होता है दोस्तों। हम लोगों को बताना दोस्तों फूड प्रोसेसिंग, फूड चेन के बारे में, खास श्रृंखला कैसे चलता है। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग पढ़ते चले जाओगे। सबसे पहले स्वपोषी हरे पेड़ पौधे होते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें दोस्तों स्वपोषी कहा जाता है। और ये प्राथमिक उत्पादक होते हैं, या सीधा उत्पादक कहिए इनको। उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, जो कि शाकाहारी होते हैं, जो पेड़ पौधों पर निर्भर होकर, यानी उनकी पत्तियों पर निर्भर रहकर उन्हें खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, ये शाकाहारी होते हैं। जैसे गाय हो गया, हिरन हो गया, और इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों उसके बाद क्या आते हैं? शेर आता है, चीता आता है, जो इन पर निर्भर होता है, यानी गाय और हिरन इन सब चीज़ों के मांस खाकर अपना जीवन निर्वाह करता है, यानी को मांसाहारी होता है, और उसे द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है। लास्ट में आपका दोस्तों आप घटक आता है। अब घटक दोस्तों बैक्टीरिया आप कह सकते हैं, जो चीज फिर से दोस्तों सबको मिला देती है मिट्टी में, और फिर से एक नया फूड चेन चालू हो जाता है। बस इतना कॉन्सेप्ट आप समझ ही रहेंगे दोस्तों। तो जैसे भी पारिस्थितिकी तंत्र, परतंत्र, पर्यावरण से संबंधित ऐसे फूड चेन, फूड प्रोसेसिंग जैसे भी क्वेश्चन आए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको नॉलेज है दोस्तों, तो आप ऐसे आंसर कर लेंगे। तो हमारा आंसर क्या बनेगा दोस्तों? सबसे पहले हरे पेड़ पौधे यानी कि उत्पादक बनेंगे। उसके बाद दोस्तों उनके बाद शाकाहारी, जो कि उनको खाता है, यानी प्राथमिक उपभोक्ता जिसको कहा जाता है, तो शाकाहारी बनेगा। शाकाहारी के बाद मांसाहारी बनेगा।
मांसाहारी के बाद में अपघटक बनेगा। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों? विकल्प नंबर यहाँ पे बी। सबसे पहले उत्पादक, फिर शाकाहारी, फिर मांसाहारी और फिर अपघटक। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करने हैं इसको भी, और दिए गए कोड के माध्यम से सही आंसर का चयन करना है। एक नंबर है, ए नंबर है रामानुजाचार्य जिसके सामने विशिष्ट दिया गया है। बी नंबर निम्बार्क आचार्य है जिसके सामने द्वैताद्वैत या भेदाभाव दिया गया है। सी नंबर माधवाचार्य है जिसके सामने द्वैतवाद दिया गया है। और डी नंबर विष्णु स्वामी जिसके सामने शुद्ध द्वैतवाद दिया गया। नीचे हमारे कोड के अनुसार विकल्प है। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वेरी इजी है दोस्तों, थोड़ा सा आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। रामानुजाचार्य दोस्तों ए नंबर है हमारा, ये विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित है, यानी आपका ये का 1 हो जाएगा। बी नंबर निम्बार्क आचार्य किससे संबंधित है दोस्तों? द्वैताद्वैत या भेदाभाव से, यानी बी का हमारा 2 हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा दिमाग में बैठाते चलिए दोस्तों, बार बार पूछा आता है, थोड़ा सा दोस्तों डिफिकल्ट वर्ड है इसमें। सी नंबर है हमारा माधवाचार्य जो कि द्वैतवाद है, ये भी बिल्कुल सी का हमारा 3 ही होगा। और विष्णु स्वामी दोस्तों आपके शुद्ध द्वैतवाद से संबंधित है, यानी ABCD 1 2 3 4 1 2 3 4 हमारा विकल्प नंबर ये आंसर बनेगा। थोड़ा सा आप लोग इसका रिवीजन दोस्तों कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। हमारा आंसर बनेगा MP यानी मध्य प्रदेश, विकल्प नंबर बी। MP यानी कि मध्य प्रदेश, विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट चलेंगे 5 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है दोस्तों न्यूरोसिस, बार बार सुने होंगे दोस्तों, न्यूरोलॉजी भी सुने होंगे। पूछा जा रहा है न्यूरोसिस किस अंग से संबंधित है? तो हमारा आंसर बनेगा मस्तिष्क से। दिमाग में बैठा लीजिएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूरोसिस संबंधित है मस्तिष्क से। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन। रोहिंग्या शरणार्थी का संबंध किस देश से है? करंट अफेयर्स दोस्तों, यानी कि करंट रिलेटेड क्वेश्चन है। बार बार न्यूज़पेपर में आप लोगों ने भी देखा होगा, बिल्कुल प्रीपेयर क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। रोहिंग्या शरणार्थी का संबंध किस देश से? हमारा आंसर आएगा म्यांमार से, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं? इसको रिवीजन करना दोस्तों, क्योंकि क्रांतियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ए नंबर भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन दिया गया है। बी नंबर बादामी क्रांति मसालों का उत्पादन। सी नंबर गोल क्रांति आलू उत्पादन दिया गया। और डी नंबर सुनहरी क्रांति जिसके सामने मक्का उत्पादन दिया गया। हम लोगों को बताना है इसमें से असत्य कथन का चयन करना है, यानी कि सुमेलित जो नहीं है। तो ये नंबर भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन बिल्कुल सही हो जाएगा। बादामी क्रांति आपका रिलेटेड है मसालों के उत्पादन से, तो ये भी सही हो जाएगा। गोल क्रांति आप लोग बार बार सुनते चलेंगे आलू उत्पादन से, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। सुनहरी क्रांति दोस्तों ये बागवानी फलों से संबंधित है, जो कि हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे मक्का उत्पादन दिया गया है, तो हमारा आंसर बनेगा दोस्तों विकल्प नंबर डी, क्योंकि हमें असत्य ही कथन के चयन करने थे। इसके अलावा और भी जो क्रांतियां दोस्तों उस पर हम लोग इसी समय बात कर लेते हैं, ताकि पूरी तरह से हम लोग इस क्वेश्चन से प्रिपेयर रहें। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन आप लोग जानते हैं, हरित क्रांति जो कि कृषि उत्पादन से संबंधित है। फिर श्वेत क्रांति दोस्तों दूध उत्पादन से संबंधित है। एक है नीली क्रांति जो कि मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। एक है दोस्तों गुलाबी क्रांति जो कि झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। एक पीली क्रांति है जो कि सूर्यमुखी व अन्य तिलहनों के उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति दोस्तों हम लोग देख ही लिए हैं। एक पड़ता है दोस्तों लाल क्रांति जो कि लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस या टमाटर के उत्पादन से। उसके बाद गोल क्रांति दोस्तों हम लोगों ने देख ही लिए हैं, आलू उत्पादन से संबंधित है। एक है दोस्तों रजत क्रांति किससे? अंडा उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति दोस्तों हम लोगों का जो आंसर आया है कि गलत दिया गया था, ये दोस्तों बागवानी फलों के उत्पादन से है। नेक्स्ट है दोस्तों लास्ट इंद्रधनुषी क्रांति जो कि कृषि संबंधित समग्र उत्पादन से संबंधित है। इतना आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो आपसे कोई भी क्वेश्चंस मिस नहीं होंगे। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। किन दो देशों के मध्य बंधन एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाई गई? करंट रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा आंसर आएगा भारत व बांग्लादेश, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है दोस्तों? एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये एक ज्वारीय बंदरगाह भी है। और इस हमारा आंसर आएगा दोस्तों दीनदयाल बंदरगाह। कांडला बंदरगाह का दोस्तों नाम बदलकर जो कि गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थित है, दीनदयाल बंदरगाह के नाम से रखा गया है। जितने भी दोस्तों न्यू अपडेटेड होंगे नाम बदलने से लेकर प्रमुख संस्थानों के हो, चाहे दोस्तों किसी प्लेस के हो, यानी स्थानों के, हम लोग उन क्वेश्चनों को भी दोस्तों यहाँ पे रिवीजन करेंगे टेस्ट सीरीज के माध्यम से, क्योंकि क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय संसदवाद दिवस इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप लोग के सिलेबस में मेंशन किया गया कि इंपॉर्टेंट जो डे होते हैं यानी महत्वपूर्ण दिवस से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस दृष्टि से देखें दोस्तों तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अंतरराष्ट्रीय संसदवाद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हमारा आंसर आएगा 30 जून को, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 11 नंबर, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी कि हमें असत्य कथन का चयन करना, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले विक्रम संवत जिसके सामने 58 ईसा पूर्व दिया गया, उसके बाद है शक संवत जो कि 78 ईस्वी दिया गया, गुप्त संवत है 320 ईस्वी और काली संवत है 3120 ईस्वी। हम लोगों को इनमें से जो गलत है उसका चयन करना है। तो चलिए दोस्तों आंसर लगाते हैं। सबसे पहले हमारा विक्रम संवत कब से संबंधित है दोस्तों? 58 ईसा पूर्व से संबंधित है विक्रम संवत, यानी ये हमारा सही हो जाएगा। बी नंबर शक संवत, शक संवत आप लोग सुनते ही चले आए 78 ईसा है दोस्तों, यानी कि बी भी हमारा सही हो जाएगा। गुप्त 320 ईस्वी ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है काली संवत, 3 हमारे सही हो चुके हैं। तो काली संवत तो हमारा वैसे ही गलत होगा दोस्तों, क्योंकि 3 सही हो गए, 4 ही विकल्प हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा दोस्तों? काली संवत माना जाता है 3120 ईस्वी से ना होकर 3102 से माना जाता है दोस्तों काली संवत, 3102 से, ना कि 3120 से। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों की वर्तमान में संख्या है दोस्तों। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, ये आप लोग जानते ही हैं। संविधान का भाग 4 है। अनुच्छेद की बात करें तो 51A स्वर्ण सिंह की संस्तुतियों के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। प्रारंभ में 10 थे, अब 11 हो गए 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो हमारा आंसर बनेगा विकल्प नंबर ये। नेक्स्ट देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है 30 नंबर। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस से, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करें। आनंद मठ के रचनाकार दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी हमारा आंसर होगा। और दोस्तों एक चीज आप और वंदे मातरम पढ़ेंगे जो कि हमारा राष्ट्रगीत है, ये भी दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना जो कि आनंद मठ से ली गई, ध्यान दीजिएगा आप लोग, बार बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। और 50 नंबर क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व करेंगे जो कि इस टेस्ट सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। मिश्रित कृषि का अर्थ बताना दोस्तों। मिश्रित कृषि को आप कैसे मानते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं। तो दोस्तों मिश्रित कृषि का अर्थ होता है एक ही खेत में एक से अधिक फसलों को उगाना, एक ही खेत में एक से अधिक फसलों को उगाना, यानी मिश्रित कृषि। तो यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा दोस्तों कौन सा? विकल्प नंबर सी, एक ही खेत में एक से अधिक फसलों को उगाना, ना कि एक ही खेत में बार बार एक ही फसल उगाना। इससे विकल्प दोस्तों कंफ्यूज करने के लिए दे दिए जाते हैं। रबी खरीफ यहाँ ऐसा कुछ मतलब नहीं होगा। जहाँ भी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बनेंगे हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे। तो ये थे दोस्तों हमारे 15 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज के प्रश्न जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किया होगा और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले टेस्ट सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।